मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत, टेलीविजन और रंगमंच से जुड़े अभिनेता सुधीर दलवी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। इस प्रोग्राम में हम समय समय पर फिल्म जगत के विभिन्न सितारों को आपसे मुखातिब करते रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं चरित्र अभिनेता सुधीर दलवी। सुधीर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, हम अब से लेकर 1 घंटे तक सुधीर दलवी साहब के जिंदगी से जुड़े हुए कई पक्षों को देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले तो दलवी साहब, आप ये बताइए कि एक्टिंग का कीड़ा आपको कहाँ से लगा? क्या होता है, इंसान जन्म लेता है और जन्म से ही उसके बदन में ये सब कीड़े मकोड़े सब होते हैं। ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, पिक्चरें देखने लगा, तो मुझे ऐसे लगने लगा ये हीरो तो है जो पर्दे पे दिख रहा है, लेकिन ये खाने पीने के लिए क्या करता है? हमेशा ही अच्छे कपड़े पहनता है, हमेशा ही बहुत बेहतरीन गाड़ियों में घूमता है। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों ना बनूं? आपको एक बेहतरीन जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देती थी, तो आपको ऐसा लगा कि आपको भी वैसा बनना चाहिए। जी। इसलिए आपने अपने आप को एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट करना शुरू किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में हुआ ये कि पिक्चरें देखने का शौक मुझे बचपन से रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं आर्किटेक्चर, स्थापत्य शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, उस वक्त शाम को क्या करना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने रहती थी। शामें मेरी ऐसे ही इधर उधर मैं गुजारता था। तो मुझे ऐसे लगा क्यों ना मैं ये एक्टिंग की तरफ ध्यान दूं। कोशिश करके आखिरकार एक नाटक में रमेश तलवार, जो अभी निर्देशक है फिल्मों में, उनके अंडर सागर सरहदी का लिखा हुआ एक प्ले था, उसमें काम किया। वो काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अभिनय कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सीरियसली ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। इसका मतलब आपकी शुरुआत भी स्टेज से हुई? हाँ, स्टेज से हुई, लेकिन उसके पहले का एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जरूर। मैं हैदराबाद में था मेरे चाचा जी के घर, और वहाँ पे हमारे और एक रिश्तेदार आए जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एक कैंप होता है। तो लास्ट डे कैंप फायर था और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। तो मैं उनके साथ निकल गया। तो वहाँ पे जो कैंप में आए हुए लोग थे, वो कहने लगे कि अरे यार, ये देवानंद के जैसा दिखता है, फुग्गा वुग्गा भी ऐसे, बालों का भी बाल वाल भी ऐसे ही बनाए हैं, इससे कुछ करने के लिए बोलो। तो हमारे मामा जी थे वो जो आए थे, जो साथ में लेके गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ। तो मैंने फिर देवानंद की नकल उतारी वहाँ पे। आई वॉज अबाउट 18-19 ईयर्स ओल्ड, और देव साहब का फैन तो था ही मैं। तो मैंने किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ से असल में मुझे वहाँ से ऐसे लगा था, लेकिन ये आगे चल के जो मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट का किस्सा बताया, वहाँ से सही माने में मुझे ऐसे लगा कि मैं अभिनय क्षेत्र में कुछ कर पाऊंगा। तो उस वक्त उस स्टेज पर आपने देवानंद साहब की नकल की थी। जी। हम इस वक्त आपसे देवानंद साहब की नकल करने को तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्यों ना उन पर फिल्माया गया कोई गाना सुन लिया जाए? हाँ, तो देव साहब पे पिक्चर आया गया एक गाना मुझे अभी तक याद है, वो पिक्चर भी याद है, जिसका नाम था फंटूश, और गाना किशोर कुमार जी ने गाया था, दुखी मन मेरे।
मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले, पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। जो आपने सबसे पहला नाटक किया था, जैसा कि आपने बताया सागर सरहदी साहब ने उसे लिखा था और रमेश तलवार साहब ने उसे निर्देशित किया था जी, उसमें आपका कैरेक्टर क्या था और अगर आपको कोई संवाद याद हो तो हमें बताएं। नहीं, अभी बरसों हो गए, 1963 की बात है, वो वन एक्ट प्ले था। अब उसमें ज्यादा तवज्जो न देते हुए हम लोग सही माने में मैंने जो पहला प्ले किया था वो था A.K. हंगल साहब ने निर्देशित किया था उसे इप्टा में, और उस ड्रामे का नाम था डमरू, जिसमें मैंने एक प्रोग्रेसिव लीडर की भूमिका निभाई थी, और दैट वाज अ मेमोरेबल प्ले फॉर एवरीवन बिकॉज इट हैड ए प्रोग्रेसिव थीम। और उसमें मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त संजीव कुमार, उस वक्त हरिहर जरीवाला उनका नाम था लेकिन बाद में संजीव कुमार बन गए, वो थे, और हमारे हंगल साहब भी थे। और उसमें मैंने सही माने में सही ढंग से अभिनय करना सीखा, और मेरे आवाज की जात मुझे पहचानने में हंगल साहब ने बहुत मदद की। सुधीर दलवी साहब, आपने अभी अभी बताया था कि आप स्थापत्य कला की पढ़ाई कर रहे थे, यानी आर्किटेक्चर आपने जे स्कूल से सीख रखा था, तो उसका क्या हुआ? मैंने कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं किया, मैं 4th ईयर तक पहुंचा, लेकिन तब तक मैं मराठी नाटकों में बहुत बिजी हो गया। अच्छा। और मैंने छोड़ दिया, जो एक शायद हो सकता है मेरा निर्णय गलत था, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ उस बात को कि मैं अगर करता तो भी क्या होता।
तो आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें सुखी हूँ और बहुत मज़े से काम कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। लोग शायद मज़े ले रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा भी था कि कई बार रास्ते खुल जाते हैं लेकिन आदमी वहाँ चल नहीं पाता। बहरहाल इस वक्त आप रेडियो पर हैं और हमारे करोड़ों श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए अब आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि मैं छोटा था और फिल्में देखने का शौक भी रहा, और उस वक्त मैंने जो फिल्म देखी थी तो उसमें केएल सहगल साहब का जो गाना था वो मुझे आज दिन तक याद है। और कभी कभी सुबह विविध भारती जो पुराने गाने लगाते हैं उसमें वो गाना आता है। वो सहगल साहब का गाना था, रुन झन चाल तिहारी। रुम झुम जाल तिहारी, रुम जाल तिहारी, काले भाई मतवारी, रुम झुम जाल तिहारी, काले भाई मतवारी, बलिहारी 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 बलिहारी, ऐरावत बलिहारी बलिहारी बलिहारी, ऐरावत बलिहारी, रुम झुम जाल तिहारी, काहे भाई मतवारी, रुम झुम। तुम्हारी चाल जो चले कामनी, तुम्हारी चाल जो चले कामनी, पिया मन भावे वो गज कामनी, तुम्हारी चाल जो चले कामनी, पिया मन भावे वो गज कामनी, बिसरत का है बिरद आपनो, बिसरत का है बिरद आपनो, ये अचरज है भारी, रुम झुम चाल तिहारी, काहे भाई मतवारी, रुम झुम। बलिहारी 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 बलिहारी, ऐरावत बलिहारी बलिहारी बलिहारी, ऐरावत बलिहारी, रुम झुम जाल तिहारी, काहे भाई मतवारी, रुम झुम। सुधीर दलवी साहब, कुंदनलाल सहगल जी का जिक्र आया, उनका गाना हमने सुना, तो ये बताइए कि संगीत में आपकी कभी कोई रुचि रही है क्या? मैं उत्तम संगीत सुनने का आदी हूँ, वो मेरी हॉबी है, रही है, और पहले भी सुनता था। एक ज़माना था जब मैं गाता भी था लेकिन गाना सीखा नहीं कभी। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे दादाजी के सामने बैठ के कविताएं, सुर में गाना वगैरह, ये काम मैंने बहुत किए और मैं दादाजी का फेवरेट था क्योंकि मैं बहुत सुर में था। सीखने का मौका नहीं मिला। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे जाएं तो जब आप नाटक करने लगे, और आपने बताया कि मराठी थिएटर भी आपने काफी कर रखा है। सही माने में मैंने शुरुआत तो की हिंदी से जी। सबसे पहले मैंने मराठी नाटकों में कई निर्माताओं के पास जाके कोशिश की, लेकिन मौका नहीं दिया उन लोगों ने। तो फिर मैंने जाके इप्टा में एंट्री की। हांगल साहब ने मुझे वहाँ वेलकम किया। उसके पहले मैं एक जगह गया था, लेकिन वहाँ पे शुरू में तो काम नहीं हुआ, लेकिन इप्टा में आने के बाद सत्यदेव दुबे साहब ने मुझे अंधा युग, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का एक नाटक, उसमें बहुत अच्छा किरदार दिया। जो आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदे होते हैं, ऐसे प्रहरी जो 18 दिन के महाभारत युद्ध के बाद की जो कहानी है वो उसमें घटती है, वो दिखाई है। तो उस नाटक में मैंने प्रहरी का रोल किया था। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे पूछा था, तो सागर साहब के नाटक के संवाद तो मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें जो मैंने शुरू की लाइंस बोली थी
और वो थी थके हुए हैं हम, पर घूम घूम कर पहरा देते हैं इन सूने गलियारों में, जिनके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से चलती थी। क्या बात है। वो नाटक खेलते हुए हम लोगों ने बहुत मजे लिए थे उसमें। आपको मजे की बात यह है कि उसमें आज जिसको राजेश खन्ना नाम से लोग जानते हैं, वो जतिन खन्ना थे जी। वो उस नाटक में था। फिर मानवेंद्र चिटनिस, लीला चिटनिस जी के बेटे थे, गुरनाम सिंह थे, वी.के. शर्मा, मतलब दिग्गज लोग, बाद में जो दिग्गज बने जी, वो सब हम साथी थे। और धृतराष्ट्र का रोल, आज के जो महाभयंकर विलन का रोल जो करते हैं, वो अमरीश पुरी साहब ने किया था। तो वो सारी यादें अभी भी आपके साथ हैं। बिल्कुल ताज़ी है। आज हम विविध भारती के जरिए उन सारी यादों को परत दर परत खोल रहे हैं। तो जरा अपनी जिंदगी के पन्नों पर थोड़ा सा झांकिए और हमें ये बताइए कि उस वक्त जो कुछ नाटक आपने कर रखे थे हिंदी और मराठी के, उसमें सबसे अच्छा नाटक कौन सा आपको लगा था? हाँ, तो मैं वही कहने जा रहा था कि हिंदी के नाटक करते 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 1962 से लेके 70 तक जी मैं हिंदी नाटक खेलता रहा, करता रहा। उसमें बेहतरीन नाटक हिंदी का जो जिसमें मैंने काम किया था वो था अंधायुग जी। फिर डमरू। उसके बाद मैंने और एक नाटक किया था इप्टा में रविंद्रनाथ टैगोर का, उसमें सुप्रिया करके एक किरदार था, वो किया था। उस नाटक का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये 3 नाटक मेरी जिंदगी के अहम नाटक हिंदी में रहे जी। उसके बाद 1970 में मुझे मराठी के बहुत नामचीन निर्माता जो हैं श्री प्रभाकर पणशीकर, उन्होंने न्योता दिया और वी.वा. शिरवाडकर जो कुसुमाग्रज कहलाते हैं। कुसुमाग्रज, तो उन्होंने जो लिखा हुआ नाटक था झांसी की रानी के ऊपर, तो उस नाटक के लिए मुझे एक और ही किरदार करने के लिए बुलाया। वो था जिसने झांसी की रानी को हराया, वो जनरल ह्यू रोज के रोल के लिए, ब्रिटिश के रोल के लिए मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से उन्होंने सोचा और वो किरदार मैंने बखूबी से निभाया। ये उस वक्त के अखबार और देखने वालों ने कहा कि आप बहुत बखूबी से जनरल ह्यू रोज मतलब पेश कर रहे हैं। और वो नाटक खूब चला और वहां से मेरा मराठी का नाटक में काम करना मैंने शुरू किया। अच्छा अच्छा। सुधीर दलवी साहब, आपने थिएटर काफी किया है और आज भी बम्बई में मराठी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी थिएटर काफी हो रहा है। तो ये जो एक लंबा फेज है, वक्त इतना गुजर चुका है, इस बीच क्या महसूस होता है आपको? थिएटर कितना बदला है इस बीच? काफी कुछ बदला है। जिस वक्त हम लोग हिंदी नाटकों में काम करते थे, तो उस वक्त हमें टिकटें लोगों को घर जाके बेचती थी, गुजारिश करनी पड़ती थी और पासेस दे के, टिकटें दे के, कंसेशन में टिकटें दे के हम लोग नाटक देखने के लिए लोगों को बुलाते थे। सबसे बड़ी चीज आज पृथ्वी थिएटर है या एनसीपीए है या कोई भी थिएटर है जहां हिंदी, गुजराती की भी हालत बहुत पहले एक जमाने में बहुत खराब हुआ करती थी, लेकिन आईएनटी और इप्टा एंड थिएटर यूनिट, ये 3 संस्थाओं ने लोगों को थिएटर की आदत लगाई और लोग सही माने में नाटक पसंद करने लगे, देखने लगे। आज आप पृथ्वी जाइए या एनसीपीए जाइए या किसी भी थिएटर में जाइए, जैसे मैंने कहा, आज टिकटें मिलती नहीं जी, और मुश्किल हो जाता है कि अब ऐन वक्त पे अगर आप पहुंचेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलती, आपको एडवांस बुकिंग ही करनी पड़ती है। इतना फर्क आ गया। बाकी जहाँ तक स्क्रिप्ट का सवाल है, संहिता का सवाल है, तो वो तो जैसे समय बदलता है, समय के साथ साथ लोगों की समस्याएं, लोगों का जीवन की तरफ देखने का रुख और काफ़ी कुछ बदल जाता है। उसी हिसाब से जब नए लोग आते हैं, लेखक, नए अदीब आते हैं, तो वो लोग भी अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग ढंग से नाटक लिखते हैं जी। टेक्निकली भी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है और उस हिसाब से फिर टेक्निक भी बदल गया, जैसे लाइट्स और
बाकी जो चीज़ें होती हैं, डेकोर होता है या रिवॉल्विंग स्टेज होता है, ये चीज़ें भी आ गई। और बाकी चमत्कार तो हो ही रहे हैं, और कंप्यूटर और आपके वीडियो ने और चमत्कार लाए हैं, जिसका उपयोग कई लोगों ने इवन थिएटर में किया है। इसके बावजूद कि आज बटन दबाओ तो चैनल बदल जाता है, बटन दबाओ तो रेडियो स्टेशन बदल जाता है, बटन दबाओ तो जिसकी आवाज़ आप सुनना चाहते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर चीज़ रेडियो पे मौजूद है, टीवी पे मौजूद है। उसके बावजूद थिएटर जो एक बेस है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। हालांकि मैंने थिएटर फिलहाल बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरी मसरूफियत फिल्में और सीरियल्स में ज़्यादा है। कभी आपका मन नहीं होता कि थिएटर की ओर जाएं, फिर से पुराने दिनों को याद करें, ताज़ा करें? होता तो है, लेकिन फिजिकली अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि टूरिंग बहुत होती है मराठी में। हाँ, टूरिंग की वजह से थक जाता है आदमी, इसीलिए तो कई बुजुर्गों ने बंद कर दिए, मतलब ना मराठी नाटक करना। जो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, उन्होंने भी बंद कर दिया। सुधीर दलवी साहब, बहुत अच्छी बातें थिएटर के बारे में और पुरानी यादों का आपने ताज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। यादों का जिक्र आपने किया तो एक याद ताज़ा हो गई। जहाँ मैं रहता था दादाजी के यहाँ, वहाँ पीछे ही सिनेमा घर था, और ऑपरेटर एक गाना बजाता था सिनेमा शुरू होने से पहले। वो था महल पिक्चर का लता जी ने गाया हुआ गाना, आएगा आने वाला। वो गाना आज दिन तक हॉन्ट करता है, याद मेरी ताज़ा हो जाती है। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आने वाला। सुधीर दलवी साहब, ये जो जमाना गुजर गया और एक लंबे युग को आप पीछे छोड़ाए, वहां पर जरा सा नजर डालें तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि कहां से आपने थिएटर से शिफ्ट किया और फिल्म की ओर मुड़े? 1975 की बात है,
जब मैं अपना मेरा मेरा एक प्रोफेशन था फर्नीचर बनाने का, इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं उसे, वो भी करता था। मैं अपना प्रिंटिंग प्रेस भी चलाता था और शाम को नाटक भी करता था। और ऐसा 1975 में एक मौका आया कि ऐन वक्त पे मेरे एक मित्र श्री श्रीकांत मोघे, मराठी के एक नामचीन आर्टिस्ट है, उन्होंने एक नाटक करने का तय किया था और पहला शो लता जी ने लेने का वादा किया था। और वो नाटक था शिवाजी महाराज का जो किस्सा है, आगरे से जो छूट के महाराष्ट्र में फिर वापस आए, वो किस्सा। उस नाटक का नाम था शेर शिवाजी। श्री वसंत देव जी ने वो नाटक लिखा था और ऐन वक्त पे मिर्जा राजा जयसिंह, जो आलमगीर के मुलाजिम थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जो किरदार था वो करने वाला लड़का ऐन वक्त पे भाग गया। और श्रीकांत ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सुधीर भैया ऐसा ऐसा हुआ है, लता जी 24 अप्रैल को शो है और आज 17 अप्रैल है, क्या करना है। एक लंबा चौड़ा सीन था 22-23 मिनट का। मैं कहा ठीक है, मैं आज शाम को आता हूँ। मैं उस दिन गया, रिहर्सल किया, 24 को नाटक किया और वो नाटक हमने करीबन 25 शो किए टोटल। आफ्टर दैट शो बहुत चला वो नाटक जी। लेकिन हिंदी जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादा कमर्शियल वो नहीं होता, इसलिए वो 25 के बाद हमको बंद करना पड़ा। ज़्यादातर हम सोल्ड आउट शोज करते थे। लेकिन वो नाटक देखने के बाद श्री पांडुरंग दीक्षित साहब उस वक्त सरला चैरिटी ट्रस्ट के लिए शिरडी के साईं बाबा करके एक फिल्म बनाने जा रहे थे जी। और उन्हें तलाश थी बाबा का रोल करने के लिए किसी सही एक्टर की जी। तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया। उन्होंने वो नाटक देखने के बाद, मैंने कहा यहाँ तो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक वॉरियर का रोल किया है और आप कैसे बाबा का रोल मुझसे करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, फेस जो है आपका वो बहुत सॉफ्ट है और हम गेटअप करके देखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप बखूबी से वो किरदार निभाएंगे। मैंने कहा मैं तो एथीस्ट फैमिली से था, नास्तिक, तो मैंने कहा मैं तो ये बाबा में नहीं बिलीव करता। बोले एज एन एक्टर, एज ए कलाकार आप कीजिए ना, क्या है, इट्स अ चैलेंज फॉर एन आर्टिस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, चैलेंज आप देते हैं तो मैं करता हूँ। तो हमने जाके हमारी बीवी साहिबा से कहा, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो तो बाबा की भक्त। उन्होंने कहा अरे बाबा का रोल मिल रहा है तो फिर तो देखिए अगर आप बखूबी से निभाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा जी। और मैंने वो एक्सेप्ट किया रोल। और फिर भी नाटक तो चल ही रहा था, एक तरफ नाटक चल रहा था, एक तरफ ये शूटिंगें चल रही थी जी। तो वो करते कराते बाबा का रोल मैंने किया। 1977 में फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद फिर मैंने मुड़ के ही नहीं देखा। इसी को प्रोफेशन बना लिया, मतलब मेरे खाने पीने का जरिया बना लिया समझ लीजिए। और मैं अभिनय करता गया, लेकिन इमेज बहुत स्ट्रांग बनी, उससे बहुत गड़बड़ रही। तो उस वजह से अलग अलग किस्म के किरदार मिलने में काफ़ी समय बीच में गया, गुजर गया। अच्छा, एक बात बताइए कि अचानक जैसा कि आपने बताया कि एक वॉरियर का, एक योद्धा का अभिनय आपको करने मिला था और उसके बाद आपको शिरडी के साईं बाबा की मुख्य भूमिका निभाने को मिली। तो ये जो शिफ्ट था और एक तरह से इतना बड़ा परिवर्तन, इतना डिफरेंट रोल, इतना महत्वपूर्ण रोल पाने के बाद आपने अपने आप को उस रोल में किस तरह से ढाला, क्या होमवर्क किया? श्री पांडुरंग दीक्षित साहब ने जब मुझे फाइनल किया इस किरदार के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे आप कुछ किताबें दीजिए बाबा के जीवनी के ऊपर। तो उन्होंने बाबा का चरित्र दिया, बाबा की पोथी दी और कुछ लोगों से मुझे मिलवाया जिन्होंने बाबा को देखा था जी। और उन लोगों ने मुझे बताया कि बाबा ऐसे ऐसे थे, आवाज़ ही इतनी मोटी थी और मेरी जो हड्डी है, जितना चौड़ा मैं हूँ उससे भी 1.5 गुना थे। 6 फीट की हाइट थी बाबा की, मतलब मैं थोड़ा सा कम हूँ, आधा इंच कम हूँ जी। तो मैंने कहा फिर ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ ऐसा फोटोग्राफ दीजिए कि मैं बाबा के जैसा दिख रहा हूँ, ऐसा रियल लाइफ फोटोग्राफ दीजिए। तो उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन मैंने खुद नागपुर में बूटी, बापू साहब बूटी जो बाबा के भक्त थे और शिरडी में अक्सर उस वक्त जाया करते थे, वो
वहाँ बापू साहब बूटी साहब की फैमिली से मुझे एक फोटोग्राफ मिला। मस्जिद में बाबा बैठे हुए हैं और वो फोटो देखने के बाद मैंने कहा हाँ, मैं 85% दिखता हूँ जी, 90% दिखता हूँ, अब करना है। और फिर मैंने हाँ भरी। तब तक मैंने किताबें पढ़ी, बाबा की ज़िंदगी में कौन कौन लोग आके गए उसके बारे में जाना, उन लोगों से मिला जिन्होंने बाबा को देखा था, उन लोगों से मैंने बाबा चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, कैसे गुस्सा होते थे, ये सब चीज़ें जान ली। और उसके बाद जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया तो सीन्स के मुताबिक मैं उसमें बिहेव करने लगा और करते कराते फिल्म बन गई जी, और लोगों ने पसंद किया। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत, टेलीविजन और रंगमंच से जुड़े अभिनेता सुधीर दलवी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। सुधीर दलवी साहब, इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या आपको ऐसा लगा था कि ये फिल्म इतना बड़ा चमत्कार साबित होगी आपकी जिंदगी में? मुझे नहीं कुछ पता था उस वक्त कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन पहली ट्रायल देखने के बाद मैं खुद हक्का बक्का रह गया था कि क्या वाकई मैंने ये सब कुछ मैंने किया है जी, ऐसा मुझे लगा था। बाकी मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन सीन के मुताबिक मैं काम करता गया और बहुत सिंसियरली काम करता था। मैं बहुत ही डिवोटेडली काम किया मैंने। उसके बारे में एक चीज़ कि पांडुरंग दीक्षित साहब की माँ, जब पांडुरंग दीक्षित साहब का जन्म होना था उसके थोड़ा पहले वो और पांडुरंग दीक्षित साहब के पिताजी बाबा के पास रह के आई थी। उन्होंने फिल्म जब देखी तो उनके बेटे ने उनको पूछा, मतलब दीक्षित साहब के बेटे ने अपनी दादी को पूछा कि दादी कैसे लगी फिल्म, तो उन्होंने एक ही कहा कि लगा बाबा फिर से वापस आ गए, एंड दैट वाज ए कॉम्प्लीमेंट टू मी। कुछ दिनों के लिए मुझे घर में ही बैठना पड़ा क्योंकि ये इमेज इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि दूसरे किस्म के रोल मुझे कोई दे ही नहीं रहा था। उसके दरमियान जय ओम प्रकाश जी की एक फिल्म बन रही थी अपनापन, तो उसमें एक थीम सॉन्ग था और उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया और एक फ़कीर का रोल मुझे दिया। और वो फ़कीर अपनी छोटी बच्ची के साथ गांव-गांव जाता है, तो उसमें थोड़ा सा फ़लसफ़ा भी है और जीवन के बारे में भी है। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। वो है आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। अच्छा सुधीर दलवी साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप किसी भी रोल में बहुत ज़्यादा अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, तो ये बताइए कि जो नए लोग हैं जो एक्टिंग की तरफ मुड़ना चाहते हैं, वो एक्टिंग को किस तरह से लें? क्या एक्टिंग वास्तव में कहीं से सिखाई जा सकती है या ये जन्मजात प्रतिभा होती है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। 1965 या 66, हाँ 1966 मेरी मुलाकात एक बहुत भारत देश के एक बहुत बड़े कलाकार से हुई थी जिनका नाम श्री बलराज साहनी जी। और बलराज जी का मैं इंटीरियर डेकोरेटर था और उनके घर में फर्नीचर बनाते बनाते मैंने उनके नाटक में भी काम किया। वो निर्देशक थे के अब्बास साहब का नाटक था लाल गुलाब की वापसी, एंड दोबारा मैंने एक प्रोग्रेसिव लीडर का रोल किया था, जैसे डमरू में किया था वैसे ही। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे एक बात कही कि सुधीर, एक्टिंग मत करो, रिएक्ट करो सिचुएशन को, रिएक्ट करो, जो सामने किरदार है वो जो कर रहा है उसको रिएक्ट करो। तो मुझे ये कहना है, आज तो ज़माना ऐसा आया है कि ट्रेंड आर्टिस्ट आ रहे हैं बम्बई शहर में या हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ सिनेमा बनता है, तैयार होता है, जहाँ जहाँ सीरियल्स बनती है, हर जगह एक से एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। और आजकल के कलाकार जो हैं वो हमसे 10 कदम आगे ही हैं और उनसे कहना क्या है। लेकिन एक चीज़ कि बनो मत, जो किरदार है उसे बखूबी से निभाना ये असली कलाकार का काम होता है। और उसमें मैकेनिक्स समझाने की कोई बात नहीं होती, सिखाया नहीं जाता, वो उपजत होता है, इनबॉर्न होता है, उसको कौन कैसे डेवलप करता है उसके ऊपर वो अच्छा या बुरा आर्टिस्ट समझा जाता है। सुधीर दलवी साहब, आपने बताया कि आप बलराज साहनी साहब के इंटीरियर डेकोरेटर थे और उसके बाद वो आपके निर्देशक बन गए और आप उनके अभिनेता हो गए। तो उनके करीब रहने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें उनसे सीखने को मिली, क्या इंस्पिरेशंस उनसे आपको मिली? एक तो कुदरती तरीके से अभिनय करना। आज मैं जो भी हूँ वो ऐसे कई लोग मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे निर्देशक अलग अलग नाटकों के, जिनके वजह से मैं आज हूँ और सही ढंग से अभिनय करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बलराज जी की एक ख़ास बात थी और वो ऐसे लगता था कि वो बलराज साहनी साहब नहीं हैं, बलराज जी वो किरदार जो होता था वही है, ऐसे लगता था। उसके लिए शायद आपने वो सीमा फिल्म देखी होगी, उसमें बलराज जी ने गाना गाया था, मतलब गाना तो गाया था मन्ना डे साहब ने, लेकिन बलराज जी पे वो फिल्माया गया था वो, और वो गाना था तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है।
मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। वो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो प्यार का सागर है। अच्छा, अब वो बात करें कि धीरे धीरे टीवी सीरियल्स बनना शुरू हुए और टीवी पर बहुत काम हो गया, तो आपने भी बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, तो ये सब कैसे हुआ, ये हमें बताइए। बात वहाँ से चली जब एक सीरियल बन रहा था जिसका नाम था इधर उधर जी, और सीरियल्स की बिल्कुल शुरुआत थी वो। और वो मुझे निर्देशक साहब ने बुलाया और कहा कि एक पिता का रोल तुमको करना है, 2 लड़कियों के पिता का रोल जो इश्क में फंसी हुई है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा शक्की मिजाज इस तरह का एक बाप हूँ, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके तुरंत बाद मतलब आज से 10-12 साल पहले श्री रामानंद सागर साहब ने जो रामायण करके सीरियल बनाया जी, उसमें मुझे बुलाया और मुझे वहाँ पे मेरे शांत दिखने वाले चेहरे के वजह से मुझे राम जी के गुरु जी का रोल दिया, गुरु वशिष्ठ जी। और वहाँ से ये शुरुआत हुई। मेरी इमेज तो थी ही पुजारी और सेंटली मतलब ऐसी सेंटली इमेज थी, तो वो शुरुआत वहाँ से हुई और वहाँ से जो शुरू हुआ तो वो अभी तक चल ही रहा है। अच्छा, ये बताइए कि रियल लाइफ में आप एक शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं, संत प्रकृति के, या उस तरह के हैं जिस तरह एक कॉमेडियन सबको हंसाता है? मैं एक आम आदमी की तरह हंसाता भी हूँ, और जब भी कभी सीरियस होना है या बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से, वो एक्टिंग की वजह से शायद आता है मुझे, लेकिन मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेव करना पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी होती ही है 4 दिन की, उसमें आप अपनी ड्यूटी निभाते जाइए और अपने काम बखूबी से करते जाइए और लोगों को दुखाइए नहीं, लोगों को हंसाते जाइए और हंसते रहिए। हंसना बहुत बड़ी कला है और हंसाना भी बहुत बड़ी कला है जी। और इसलिए मैं बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स देखता हूँ, बहुत सारे कॉमेडियंस मेरे मित्र हैं और कभी कभी ये भी होता है उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, और अभी तक मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ हमारे कॉमेडियन दोस्तों से। अच्छा, तो अब हम इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, जैसा आपने कहा कि लोगों को हंसाइए, खुद भी हंसिए और जिंदगी को एक मौज की तरह मनाते रहिए। हमारे श्रोता इस वक्त किसी इस तरह के गाने का इंतजार कर रहे होंगे, तो लीजिए चलती का नाम गाड़ी का किशोर कुमार जी ने गाया हुआ वो गाना। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है।
टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। इतने सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना, हाँ। इतनी सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए। परिवार के बारे में, मेरी शादी 1972 में हुई। मुझे मतलब मैं बहुत सुखी हूँ अपने निजी जिंदगी में। मेरा एक बेटा है और वो फलसफा पढ़ रहा है अमेरिका में। यहाँ पे जब फलसफे की पढ़ने की बात आई तो मेरी पत्नी, जिसका नाम सुहासिनी है, मैं प्यार से सुहास बोलता हूँ, उसने कहा कि फलसफा पढ़ के करोगे क्या आगे? बोले बस मेरा शौक है। बोले शौक से पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते और बेटे का हठ पूरा करने के नाते उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। क्योंकि मैं तो घर में रहता नहीं था, मैं ज़्यादातर आउटडोर जा रहा हूँ, शोज़ के लिए जा रहा हूँ, तो उसके अभ्यास की तरफ, पढ़ाई की तरफ वही ज़्यादा ध्यान देती थी। वो AA है, पढ़ी लिखी है, तो वो मैंने कहा आप ही कीजिए, मैं ये काम करता हूँ धन प्राप्ति का, आप उसको पढ़ाते रहिए। जी, आपका बेटा जैसा कि आपने बताया कि वो फिलॉसफी पढ़ रहा है, कभी आपको ये नहीं लगा कि उसको भी एक्टिंग की फील्ड में आना चाहिए था? एक्टिंग का शौक तो उसे था, स्कूल में वगैरह किया करता था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे एक फिल्म भी ऑफर हुई थी सेकंड लीड के लिए, लेकिन उसने कहा पापा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में और मैं यही करूँगा। और उसने यही किया जो वो चाहता था, वो फ़लसफ़ा पढ़ने की बात। और किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और मेरा मेन खर्चा ही किताबों के लिए होता था। उसके पास बहुत रेयर कलेक्शन है किताबों का। इसका मतलब ये है कि इस वक्त अपने खाली समय में आप उसकी किताबों को संभालने का काम करते हैं और एक्टिंग। लेकिन जब सुधीर दलवी खाली होते हैं, बिल्कुल खाली, उस वक्त वो किस तरह के शौक फरमाते हैं? भाई बहुत बड़ा शौक़ मेरा तो ट्रैवलिंग है। अगर मुझे, मेरे जेब में भरपूर पैसे हैं, क्योंकि मैं से ऑर्डिनरीली ट्रैवल करना पसंद नहीं करता और हवाई जहाज़ से भी जाना पसंद नहीं करता। मैं पसंद करता हूँ ट्रेन में जाना, ट्रेन में सेकंड AC में ट्रैवल करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना। जब बम्बई में पटाखे ज़ोर ज़ोर से फूट रहे होते हैं, उस वक्त मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं जंगलों में किसी कोने के होटल में जाके, मैं, मेरी बीवी और बेटा, हम लोग बैठते थे और आज भी वही प्रैक्टिस चालू है। तो जहाँ तक ये शौक़ का सवाल है, तो शौक़ ऐसे भी है कि मेरे फ्री टाइम में मैं कुछ लोगों को मदद करने भी जाता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने
साईं बाबा सेवाधाम करके लोनावाला के पास एक बहुत बड़ी संस्था, जिसमें उन्होंने अपने जाती 8 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिसमें से उन्हें एक भी नए पैसे का मुनाफा नहीं है। वहां जाके थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है मैंने। उसके अलावा अच्छे नाटक देखना, अच्छी फिल्में देखना, अच्छा संगीत सुनना और अच्छे लोगों से मिलना, जैसे आपसे मिला हूं। हमारे जरिए हमारे बहुत सारे श्रोता भी आपसे मिल रहे हैं। और जैसे कि बात आई अच्छा संगीत सुनना, और एक बात मुझे अभी भी याद है कि इस बातचीत के दौरान आपने बताया था कि एक समय आप थोड़ा थोड़ा सा गाते थे। तो इस वक्त आप विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आपने ये बात का खुलासा अपने आप किया है, तो हम आपको बिना थोड़ा गुनगुनाए यहाँ से वापस तो नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना और सुन लीजिए। बिल्कुल। हेमंत कुमार जी ने कोहरा फिल्म में गाना गाया था जी। क्योंकि मेरी आवाज भारी है और हेमंत दा की आवाज भारी थी, मेरी मीठी नहीं है, हेमंत दा की मीठी थी, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि या मैं गुनगुनाऊं तो लोग बाग स्विच ऑफ कर देंगे, लेकिन ये गाना जरूर सुनेंगे, ये नयन डरे डरे। नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। एक सवाल हमारे सारे श्रोता भी आपसे पूछना चाह रहे होंगे कि इतने सारे रोल्स जो आपने किए हैं उसमें से सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगता है और सबसे खराब रोल कौन सा लगता है? फिल्म का कि सीरियल का? दोनों का मिला के, या अलग अलग आप बताना चाहें तो भी। देखिए साहब, किरदार अपने जगह हर कोई अच्छा ही होता है, लेकिन
उसको किस ढंग से पेश किया है। अगर वो उसे सही ढंग से पेश किया है निर्देशक ने तो अच्छा ही है। जी। मुझे एक फिल्म मराठी की याद है, रान पाखर, जिसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था। वो रोल मुझे एक बहुत अच्छा लगा। और दूसरा चिरू था का, तनवीर अहमद की फिल्म, उसमें मैंने जो जमींदार का रोल किया था वो एक अच्छा लगा। और दूसरी नाम लेवा एक और अच्छा लगा था कि बहुत ही इमोशनल था, जो ओम प्रकाश जी की फिल्म अर्पण। जी, अर्पण। हाँ, वो एक बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कल्मिनेशन उसका ठीक नहीं था। बीच में वो किरदार कहीं टूट जाता है। वो मुझे पता नहीं लगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या होता है, होता रहता है हिंदी फिल्मों में। और सीरियल्स में मुझे अभी जो मैं सीरियल कर रहा हूँ रवि चोपड़ा जी के यहाँ, राज बब्बर निर्माता हैं, वो है मैं दिल्ली हूँ। जी। उसमें धृतराष्ट्र पुत्र, दासी पुत्र युयुत्सु का किरदार कर रहा हूँ, वो एक। और जाहिर है जुनून जो लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है वो नाना नगर का। ये दो किरदार मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपका ड्रीम रोल अभी आ चुका है या आगे आने वाला है, आपको उसका इंतजार है? मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि सुधीर, एक चीज, जो चीज तुम्हारे पास है उसमें समाधानी रहो, समाधान उसी में होता है, और एक नजर वहां रखो जहां तुम्हें पहुंचना है, तुम्हारे एक्सेलसियर पे। तो वहां पे पहुंचने के लिए नजर रखी हुई है। अब मिलना न मिलना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो होगा तब होगा। जी। सुधीर दलवी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी यादें हमारे साथ बांटी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आगे भी कभी मौका मिला तो आपसे बहुत बहुत सारी बातें होंगी और हम सुनेंगे आपकी पसंद के फिल्मी गीत। जरूर। सभी श्रोताओं का मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे फिल्म जगत, टेलीविजन और रंगमंच से जुड़े अभिनेता सुधीर दलवी से यूनुस खान की बातचीत। आज सारे प्रोग्राम आप तक पहुंचा साइमन परेरा के तकनीकी सहयोग से। प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत आप सबको। नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा